स्वागत है आप सभी का एटीजी क्लासेस में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि एक कलम और एक कॉपी लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि इस वीडियो में ये वीडियो जो है सीटेट के उन सभी भाइयों, उन सभी बहनों और उन सभी दोस्तों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पॉइंट होंगे आप सभी लोग उसे नोट करते चलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में जो है NCERT पर्यावरण कक्षा 4 की किताब का जो है संपूर्ण निचोड़ जो है हम पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो NCERT जो कक्षा 4 की किताबें हैं उनमें घरों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं कि कहाँ के घर कैसे होते हैं, तो उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा दिया गया है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो किस तरह जाते हैं, या वहाँ किस प्रकार के पुल पाए जाते हैं, इनके बारे में। तो आज का जो पहला पॉइंट है वह है कि बांस और रस्सी से बना पुल। ये कहाँ की विशेषता है कि वहाँ के पुल बांस और रस्सी से बने होते थे। तो ये विशेषता असम की है। नेक्स्ट है ट्रॉली। ट्रॉली का मतलब होता है लकड़ी से बना झूला। तो हम देखते हैं तो जो अधिकतर पहाड़ों पे क्या होता है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। तो वही चीज़ है लद्दाख में। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। यानी ट्रॉली में होता क्या है कि यह दोनों साइड से या तो भारी पत्थरों से बांध देंगे या फिर पेड़ों से जो है इनको बांध दिया जाता है। ट्रॉली पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है। जो ट्रॉली होती है वह पुली की सहायता से क्या होता है, रस्सी पर सरकती है। एक साथ ट्रॉली में 4 या 5 लोग बैठ सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं दी गई हैं जो ट्रॉली की हैं। अगला पॉइंट है बल्लम। ये बल्लम क्या है, तो लकड़ी से बनी छोटी नाव, यानी कि लकड़ी से बनी जो छोटी नाव होती है उसे बल्लम कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती है, केरल में। तो केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बल्लम कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊंट गाड़ी। तो ऊंट गाड़ी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। और ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ, उत्तराखंड में। चूंकि पहाड़ अधिक होने के कारण यहाँ जो रास्ते हैं वह ऊबड़ खाबड़ और पथरीले हैं। एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है और ये सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा कि बच्चों को किसी प्रकार का कोई दंड नहीं देना चाहिए। ये पेडागोजी सेक्शन में आपके बहुत काम आएगा। तो हमें याद रखना है कि जब भी बच्चों को किसी प्रकार के दंड की बात की जाए तो वो हमेशा निगेटिव होगा, यानी कि वो उत्तर गलत होगा। तो NCERT में बच्चों को किसी प्रकार का दंड ना देने की बात कही गई है। नेक्स्ट है पक्षियों के बारे में कि पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं। उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। यानी पक्षी सुनते कैसे हैं, उनके कान तो हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन उनका जो सर होता है उसके दोनों साइड में छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं की मदद से क्या करते हैं, पक्षी सुनते हैं। और अगला है जानवरों की खाल पर डिजाइन शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। यानी कि शरीर जो जानवर के खाल पे हम डिजाइन देखते हैं जो बना हुआ, वह किस कारण होता है, तो उनके शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं उसके कारण उनके शरीर पर जो है वो डिजाइन दिखाई देती है। अगला है हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं। यानी हाथी जो होता है उसके खाल पर भी बाल होते हैं, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म होते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। यानी जिन जानवरों के कान जो है बाहर की ओर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर क्या होता है, बाल पाए जाते हैं और वे बच्चे पैदा करते हैं। तो जिनके भी कान बाहर होंगे वो क्या होगा, वो बच्चे पैदा करते हैं और उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। और दूसरा है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। फिर अगली विशेषता आती है हाथियों के बारे में।
तो हाथियों के बारे में जितने भी पॉइंट होंगे इन सभी पॉइंट को याद रखना है। इसके पहले हम लोगों ने जो पिछला वीडियो था उसमें पढ़ा था बाघ के बारे में, तो बाघ से संबंधित जितने पॉइंट थे वो सभी हमें याद रखना है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं हाथियों के बारे में। हाथी के अलावा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्लॉथ के बारे में। तो इन सभी जितने भी जानवर का यहाँ दिए गए हैं, जितने भी जानवर के बारे में, उनके बारे में जो जितने पॉइंट हैं वो सभी हमें याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट यदि छूटा तो उनसे संबंधित जो क्वेश्चन देता है पेपर में वो हमारा गलत हो सकता है। तो हमें कोई भी पॉइंट क्या करना है, नहीं छोड़ना है। तो चलिए हाथियों के बारे में जानते हैं क्या क्या पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी, कितना, 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। तो याद रखना है कितनी झाड़ियाँ खा सकता है, तो 100 केजी से ज़्यादा। यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी हाथी क्या होता है, दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। नेक्स्ट है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, यानी हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करता है। इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और वह क्यों पसंद करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अब इनके कानों की विशेषता दी गई है। हम जानते हैं हाथी के कान कितने बड़े बड़े होते हैं, तो उसका यूज वे किस काम के लिए करते हैं। तो गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, यानी जब गर्मी लगती है तो वह अपने कान हिलाकर हवा करता है। इनके कान पंखे की तरह होते हैं। नेक्स्ट है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 केजी का होता है, यानी 3 महीने का जो छोटा हाथी है उसका वजन कितना होगा, तो 200 किलोग्राम का होगा। और अगला है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ ही रहती हैं, यानी हाथियों का जो झुंड है उसमें केवल मादा हाथी ही पाए जाते हैं और उसके अलावा बच्चे भी रहते हैं। यानी झुंड में कौन कौन रहता है, तो हथनियाँ और बच्चे। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, और उस झुंड की जो नेता होती है वह कौन सी होती है, तो उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही उस झुंड की नेता होती है। हाथी केवल 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। यानी हाथी जो होता है वह 14-15 साल तक जो है झुंड के साथ रहता है, जब तक वह छोटा होता है। जैसे ही वह बड़ा हो जाता है वह झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है। वही चीज़ यहाँ दिया गया है, छोटा हाथी भी जब 14-15 साल का हो जाता है तो वह झुंड को छोड़ देता है। जानवरों के समूह को झुंड कहते हैं, और चूंकि झुंड की नेता जो होती है वह बुजुर्ग हथनी होती है, तो इस वजह से जो झुंड के सभी फैसले हैं वह हथनी ही लेती है, यानी जो बुजुर्ग हथनी होती है वही लेती है सभी फैसले। राजस्थान के पास खेजड़ली गांव में रहती है, यानी एक अमृता का ये वर्णन है। अमृता नाम की एक लड़की है, ये कहाँ रहती है, तो याद रखना है अमृता जो है वह राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में। अब उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा, इस बारे में हम जानते हैं। तो खेजड़ी यानी खेजड़ली उस गांव का नाम क्यों पड़ा, तो खेजड़ी के ज़्यादा पेड़ होने के कारण उस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। यानी खेजड़ली पड़ने के पीछे का रीज़न जो है, उस गांव में जो है खेजड़ी के पेड़ ज़्यादा पाए जाते थे, जिस वजह से उस गांव का क्या नाम पड़ा, उस गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। तो याद रखना है खेजड़ली में कौन रहती थी, तो अमृता जो है खेजड़ली में रहती थी। और अब हम जान लेते हैं खेजड़ी के जो पेड़ होता है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो खेजड़ली यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, यानी ये जो खेजड़ी का पेड़ है यह पाया कहाँ जाता है, तो यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी इस पेड़ को क्या होता है कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। जो खेजड़ी का पेड़ है उसकी जो छाल है वह किस काम आती है, दवा के काम आती है। और इसकी लकड़ियों को कीड़ा नहीं लगते। इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं उसमें कीड़े नहीं लगते हैं।
इस पेड़ की फली से सब्जियां भी बनाई जाती हैं, यानी ये जो पेड़ होता है इसकी फली से और क्या सब्जियां बनाई जाती हैं, और इसकी पत्तियों को जानवर खाने के काम में आती हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं वह जानवरों के खाने के काम आती हैं। तो ये सभी विशेषताएं हमें इस पेड़ से याद रखनी है कि खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी छाल किस काम आती है, तो इसकी छाल जो है दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगते हैं। और इस पेड़ की फली जो है वह सब्जी बनाने के काम आती है। उसके अलावा जो इसकी पत्तियां हैं वह जानवरों के खाने के काम आती हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट है अनीता कुशवाहा। एक अनीता कुशवाहा के बारे में यहाँ दिया गया है। ये कौन है, तो यह एक चमकता सितारा है। यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हैं, यानी कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हैं। तो ये याद रखना है, जो बोचाहा गांव है यह कहाँ है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। अनीता कुशवाहा जो है इनका काम क्या है, तो मधुमक्खियों को पालने का और स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। नेक्स्ट दिया गया है मधुमक्खियों के बारे में। तो लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। याद रखना है, जो मधुमक्खियों को बहुत लुभाने वाले फूल हैं वह कौन से हैं, तो वह लीची के फूल हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये टाइम याद रखना है कब खिलते हैं, तो वह फरवरी में खिलते हैं। जो मधुमक्खियों के अंडा देने का समय होता है वह अक्टूबर से दिसंबर का होता है, यानी मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच का। अब इनके छत्ते की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं मधुमक्खियों के छत्ते की। तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। यानी याद रखना है कि हर छत्ते में क्या होता है, एक रानी मधुमक्खी होती है जिसका काम क्या होता है, अंडे देना। नेक्स्ट, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस भी ढूंढती हैं। यानी जो काम करने वाली मधुमक्खियां हैं उनका काम क्या है, वह दिन भर काम करती रहती हैं और फूलों का रस भी ढूंढते हैं, किसके लिए, शहद बनाने के लिए। और जब फूल मिल जाता है या रस मिल जाता है तो वो क्या करती हैं, एक खास प्रकार का नृत्य करती हैं। तो जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो एक खास तरह का नाच करती है, जिससे क्या होता है, दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों का पालना भी। यानी जो कार्य करने वाली मधुमक्खियां हैं, जब उनको क्या होता है, रस मिल जाता है तो वह वहाँ पे क्या करती हैं, एक खास तरह का नृत्य करने लगती हैं, जिससे क्या होता है, जो दूसरी मधुमक्खियाँ होती हैं उनको भी पता चल जाता है कि यहाँ पे रस है। और इनका और काम क्या होता है, जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, तो छत्ते बनाने का काम और बच्चों को पालने का भी काम उन्हीं का होता है। नेक्स्ट है नर मधुमक्खी जो है वह छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। अब अगला है चींटियों के बारे में। तो रानी चींटी क्या है, अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। और काम करने वाली चींटियाँ क्या है, भोजन ढूंढकर लाती हैं। अब दिया है कि समूह में रहने वाले कीट। कुछ कीटों का वर्णन है जो समूह में रहते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गई, चींटी, दीमक और ततैया। ये सभी क्या हैं, समूह में रहते हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ ये सभी कहाँ हैं, गुजरात में हैं। कोझिकोड कहाँ है, केरल में। और मडगांव कहाँ है, तो गोवा राज्य में है। खड़ 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 करती ट्रेन का क्या मतलब है, कि ट्रेन जो है नदी के ऊपर पुल पर से जा रही है। यानी जब पुल पर से ट्रेन जाती है तो उसकी आवाज़ में जो चेंजिंग होती है वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार की आवाज़ होगी। तो हम जानेंगे कि जो ट्रेन है वह नदी के ऊपर से जा रही है, इसके बारे में। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि गोवा से केरल के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 200 पुल हैं। तो ये सुरंगों की संख्या और पुलों की संख्या याद रखनी है कि गोवा से केरल के रास्ते में, जब गोवा से केरल जाते हैं रेल के रास्ते से, तो कितनी 92 सुरंगें पड़ती हैं और 200 पुल पड़ते हैं। जो है एनसीईआरटी के अनुसार जो किताब में दिया गया है। अब मलयालम में वलियम्मा किसे कहते हैं, माँ की जो बड़ी बहन होती है उसे क्या कहा जाता है, वलियम्मा कहा जाता है। किस भाषा में, तो मलयालम में। अमूमा यानी अपनी माँ की माँ को, यानी नानी जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है, अमूमा कहा जाता है। फेरी क्या है, यह एक प्रकार की नाव है जो आने जाने के लिए इस्तेमाल होती है। कहाँ, केरल के कई भागों में। यानी केरल के कई भागों में फेरी का प्रयोग किस वजह से किया जाता है, तो आने जाने के लिए, जो क्या है, एक प्रकार की नाव है।
अब जो है कबड्डी के ये कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे इसका क्या क्या नाम है, तो चेदू गुड्डू, हु तुतू, हा डूडू और छू किट किट, ये सभी क्या हैं, कबड्डी के जो है नाम दिए गए हैं। ये भिन्न भिन्न इलाकों में अलग अलग नामों से कबड्डी को जाना जाता है, तो वही सभी यहाँ दिए गए हैं। अब कबड्डी के खेल में होता क्या है कि शरीर और दिमाग दोनों को चलाना पड़ता है, यानी कबड्डी जब हम खेल रहे होते हैं तो हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ये कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर हैं। याद रखना है ये कौन है, वेट लिफ्टर हैं। ये कहाँ रहती हैं, तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। जब यह 12 वर्ष की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये रहने वाली कहाँ की हैं, तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और जब यह 12 वर्ष की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब वे एक बार में 130 केजी तक का वजन उठा सकती हैं। भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, यानी इन्होंने क्या किया है, भारत के बाहर जो है 29 मेडल जीते हैं। इनके पापा क्या हैं, तो इनके पापा पुलिस में जो हैं हवलदार हैं। फूलों की घाटी ये कहाँ है, ये याद रखना है उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मधुबनी चित्रकला। ये कहाँ बनाए जाते हैं, तो घर की दीवार एवं आंगन में बनाए जाते हैं। तो याद रखना है मधुबनी जो चित्रकला है वह घर की दीवार और आंगन में बनाए जाते हैं। इसका नाम क्यों पड़ा मधुबनी चित्रकला, तो बिहार में मधुबनी नामक एक गांव है जिसकी वजह से, और उस गांव में ये चित्रकला बहुत फेमस है, तो उसकी वजह से इस चित्रकला का जो नाम है वह मधुबनी चित्रकला पड़ गया। इसकी विशेषता क्या है, यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो इसकी विशेषता को ध्यान रखना है। मधुबनी चित्रकला की विशेषता क्या है, तो यह चित्र कैसे बनाए जाते हैं, तो पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, ये याद रखना है। इसका अगला पॉइंट जो है वह है कि ये रंग भी खास तरह के होते हैं, यानी जो रंग मिलाए जाते हैं वे रंग भी कैसे होते हैं, खास तरह के रंग होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल होता है। यानी जो रंग मिलाए जाते हैं वे किन से मिलकर बने होते हैं, तो नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग से। अगला है फूलों की सब्जी। तो कचनार के फूल की सब्जी कहाँ, उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। और केले के फूल की सब्जी ये केरल में, और सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ, महाराष्ट्र में। तो याद रखना है जो कचनार के फूल हैं उसकी सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। और केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, केरल में। और सहजन के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं, तो वह है महाराष्ट्र में। अब आता है सालन। तो सालन का मतलब क्या है, तरीदार सब्जी को क्या कहा जाता है, सालन कहा जाता है। गुलाब जल का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो दवाई में, मिठाई में, लस्सी में। और आजकल इसका प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है, तो स्किन केयर के रूप में इसका उपयोग आजकल किया जा रहा है। जीनिया एवं गुलदावरी के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। तो किन से रंग बनते हैं, जीनिया और गुलदावरी के जो फूल हैं उनसे रंग बनाए जाते हैं। इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। इत्र के लिए मशहूर कौन सा जिला है, तो यूपी का जो कन्नौज है वह इत्र के लिए मशहूर है। डेरा गाजी खान यह कहाँ है, तो यह पाकिस्तान में है। यानी कि डेरा गाजी खान जब पूछे कहाँ है, तो यह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है जमीन पर गोबर से लिपाई करने पर उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। यानी जमीन को जब हम गोबर से लीप देते हैं तो क्या होता है कि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ये हमने अधिकतर देखा होगा, जब हम गांव में जाते हैं तो वहाँ जो मिट्टी है, मिट्टी को गोबर से लीपा जाता है, तो वह किस वजह से, जो कीड़ों से बचाने के लिए वैसा होता है। अब लकड़ी से बनी फ्रेम को दीमक से बचाने के लिए उसमें नीम और कीकर की लकड़ियां बिछा दी जाती हैं। यानी लकड़ी की जो बनी फ्रेम होती है उसको दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की क्या लकड़ियां बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव यह कहाँ है, हरियाणा में है। और बेलवनिया गांव कहाँ है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है पीने के पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वह है उसे उबाल कर पीना। बसवा का खेत, एक चैप्टर दिया है बसवा का खेत, जिसमें क्या है कि कर्नाटक के बेलवनिया में खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। यानी ये बसवा का खेत कहाँ है, तो कर्नाटक के बेलवनिया में है। वहाँ की विशेषता क्या है कि वहाँ मिट्टी को नरम करने के लिए खूंटी का प्रयोग किया जाता है। प्याज उगाने का उपयुक्त महीना जो है जुलाई है। हल को, यानी कि कर्नाटक के बेलवनिया में जो हल को क्या कहा जाता है, कुरिंगे कहते हैं। खरपतवार, यानी जो पौधे बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं।
अब हल को तो कुरिंगे कहा जाता है और हंसिए को क्या, इलिंगे कहा जाता है। कहाँ पर, कर्नाटक के बेलवनिया में हल को क्या, कुरिंगे और हंसिए को इलिंगे कहा जाता है। गीजू भाई बधेका ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये गुजरात के रहने वाले थे गीजू भाई बधेका। वह किसके बारे में है, वह चिड़ियों के बारे में है। चिड़िया या उनसे संबंधित घोंसलों के बारे में अब जानकारी हम जानेंगे, उनसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी के बारे में। इससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में कर दे शेयर, जिससे सभी को ये वीडियो मिल सके। तो जानते हैं चिड़ियों के बारे में, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके घोंसले में क्या क्या पाए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है तो सभी विशेषताओं को याद रखना है जो उनसे संबंधित है। तो सबसे पहला दिया गया है कलचिड़ी चिड़िया के बारे में। तो कलचिड़ी जो चिड़िया है यह कहाँ है, पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी, जिसको हम इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं, वह अंडे देती है। यानी कलचिड़ी चिड़िया जो है वह कहाँ अंडे देती है, तो पत्थरों के बीच जो खाली जगह होती है वहाँ पर। और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं। इनके घोंसले की जो विशेषता है वह क्या क्या है, तो इनका घोंसला घास से बना होता है। इसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यानी इनका घोंसला कैसा होता है, तो घास से बना होता है। उसके ऊपर नाजुक टहनी, पौधे की जो नाजुक टहनी होती है वह रहती है। इसमें जड़ें पाई जाती हैं, ऊन पाया जाता है, बाल और रुई सब बिछा रहता है। कलचिड़ी के बच्चे की जो चोंच होती है वह अंदर से कैसी है, वह लाल है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। यानी किसके साथ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौवे के घोंसले में, तो इनकी विशेषता दी जाती है। ये विशेषताएं किस घोंसले में पाई जाती हैं, तो याद रखना है कौवे के घोंसले में। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएँ जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये याद रखना है कि कौन अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवा या कोयल। तो याद रखना है कोयल जो है वह अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। वह जो अंडे देती है वह किसके घोंसले में, तो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी अंडे सेता है। नेक्स्ट है पक्षियों में कितना अंतर, तो कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। यानी जो कौवा है वह कहाँ अपना घोंसला बनाता है, तो पेड़ की ऊंची डाल पे। जबकि फाख्ता पक्षी एक है, फाख्ता पक्षी, वह कहाँ, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखना है जो फाख्ता पक्षी है वह अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। गौरैया का वर्णन, तो गौरैया के बारे में सभी लोगों को पता है। रहती है अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे और घर की दीवार के आले में। नेक्स्ट है कबूतर के बारे में। कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। अगला है बसंत गौरी। एक चिड़िया है जिसका नाम है बसंत गौरी, जो गर्मी में कैसे टुक टुक करते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद कर उसमें अपने अंडे देते हैं। तो याद रखना है कि पेड़ के तने में जो गहरा छेद करके अपने अंडे कौन देती है, तो वह है बसंत गौरी। दर्जिन चिड़िया, जिसे टेलर चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जैसा नाम वैसा काम। ये क्या करते हैं कि अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यानी दर्जिन चिड़िया क्या करती है कि जो पत्तियां होती हैं अपनी चोंच से उन्हें सी लेती है और उसके बीच जो थैली बनी होती है उसका उपयोग करती है अंडे देने के लिए। नेक्स्ट है शक्करखोरा। ये क्या करती है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली में अपना लटकता घोंसला बनाती है। शक्करखोरा चिड़िया का घोंसला कहाँ होता है, किसी छोटे पेड़ या फिर झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है। अब इनके घोंसले की विशेषता क्या है कि इनके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी। तो ये सभी विशेषताएं किसकी हैं, शक्करखोरा जो चिड़िया है इनकी हैं। अगला है नर वीवर। नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर है जो उन सभी घोंसलों को देखती है। यानी क्या होता है कि नर जो है अपने घोंसले बनाते हैं और मादा क्या करती है, उन सभी घोंसलों को देखती है। जो घोंसला उसे पसंद आता है, यानी कि जो घोंसला उसे अच्छा लगता है, उसमें ही वह क्या करती है, अपने अंडे देती है।
नेक्स्ट है पक्षियों के घोंसले को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि छूने से पक्षी उसमें दोबारा नहीं आते। यानी कि पक्षी का जो घोंसला है उसे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार यदि हमने घोंसले को छू दिया, जो पक्षी हैं क्या होगा, उसमें दोबारा नहीं आएंगे। और पक्षी घोंसला बनाते क्यों हैं? तो पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से क्या होता है, बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है जानवरों के दांत की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहला जो है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। यानी गाय के दांत की विशेषताएं क्या है कि उसके जो आगे के दांत होते हैं वे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, जो पत्ते काटने के लिए होते हैं। और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। यानी जो आगे के दांत हैं गाय के, वह छोटे हैं, क्यों? घास काटने के लिए। और जो पीछे के दांत होते हैं घास चबाने के लिए चपटे और बड़े होते हैं। नेक्स्ट है बिल्ली के दांत। तो नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने का काम करते हैं। अगला है सांप के दांत नहीं होते। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर ही खाता है। चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। यानी सांप की विशेषता क्या है, उसके दांत जो हैं वह नुकीले तो होते हैं, लेकिन वह क्या करता है, अपने जो शिकार है उसको दांतों से चबाकर नहीं खाता, बल्कि उसे पूरा निगल जाता है। अब गिलहरी के दांत। गिलहरी के दांत क्या है, ये पॉइंट आ चुका है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने एवं कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। यानी गिलहरी के दांत क्या है, घिसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह और यदि उनके दांत जो है लगातार बढ़ते रहते हैं, जिस कारण वे करते क्या हैं कि हर चीज़ को हरदम कुतरते रहते हैं। अब है नल्ला मड़ा। ये गांव कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। और बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये जितने भी गांव दिए गए हैं इन सभी को याद रखना है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये गांव कहाँ पर है, तो याद रखना है जो नल्ला मड़ा गांव है ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। और बाजार गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जब दस्त या उल्टी होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। तो यानी जब दस्त या उल्टी होती है तो क्या होता है, हमारे शरीर से जो ज़्यादा पानी है वह निकल जाता है। तो इसके लिए यह जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाए। जब उल्टी या दस्त हो तब थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर या नमक भी मिला लेना चाहिए। अब देखिए एक और गांव का यहाँ वर्णन है, होलगुंडी गांव। ये कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। तो होलगुंडी गांव के जो बच्चों की पंचायत होती है उसका नाम क्या होता है? भीमा संघ होता है। ये याद रखना है। भीमा संघ किस पंचायत का नाम था? तो होलगुंडी गांव के जो बच्चे थे उनकी पंचायत का नाम भीमा संघ था। नेक्स्ट विशेषता जो है वह है बरगद के पेड़ की। तो बरगद के पेड़ की जो लटकन है असल में इसकी जड़ें होती हैं। हम देखते क्या है कि बरगद का जो पेड़ होता है तो उनसे अनेक लटकी हुई शाखाएं दिखाई देती हैं। तो वो शाखाएं क्या हैं? इसकी जड़ें हैं। ये कहाँ से निकलती हैं? तो वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी क्या होता है? बरगद की जड़ें होती हैं। तो ये सभी विशेषताएं हमें बरगद से याद रखनी है। इनकी जो लटकन है वो क्या होती हैं? इनकी जड़ें होती हैं। अगला है रेगिस्तानी ओक के बारे में। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जितनी बार इंपॉर्टेंट लगा पाए लगा लीजिएगा। इससे हर बार लगभग क्वेश्चन बनते ही हैं। तो यह पाया कहाँ जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ऊंचाई इसकी जो होती है लगभग कमरे के बराबर, और पत्तियां इसमें जो है बहुत कम। तो इसकी ऊंचाई जो है लगभग हमारे जो हम कमरे में रहते हैं उसके बराबर होती है। यानी कि लगभग 10 से 15 फीट के बराबर आसपास होती है। और इसकी पत्तियां क्या होती हैं? बहुत कम। इसकी जड़ें लंबाई का 30 गुना होती हैं। यानी जो जड़ है इसकी, वह इसकी जो लंबाई होती है उसकी 30 गुना ज़्यादा लंबी होती हैं। ये इतनी गहराई में जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। यानी जड़ें जो क्या हैं बहुत गहराई में जाती हैं जब तक वह पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी तने में जमा होता रहता है। जब कभी भी उस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यानी रेगिस्तानी ओक की विशेषता क्या है? तो इसकी जो लंबाई होती है वह लगभग कमरे के बराबर होती है। इनके जो जड़ों की लंबाई होती है वह कितनी होती है? तो इनकी लंबाई का जो है 30 गुना होती है। और वे जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक जाती हैं जब तक वह पानी तक ना पहुंच जाए। और जो पानी है इनके तने में इकट्ठा होता रहता है। और जब कभी भी उस इलाके में क्या होता है पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग करते क्या हैं कि इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं।
अगला है बिहू का त्यौहार, यह कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू जो है असम का त्यौहार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये चीज़ पूछा गया है कि बिहू कहाँ का त्यौहार है, तो ये असम का है। तो बिहू मनाया कब जाता है? तो असम में चावल की फसल पकने पर यह बिहू मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक एक घास का छप्पर टाइप का बनता है जिसे भेला घर कहते हैं। तो घास और बांस से बना अस्थायी शेड है, उसे क्या कहा जाता है? भेला घर कहा जाता है। बिहू के जो त्यौहार है उसके पहले दिन को उरुका कहते हैं। बोरा और चेवा ये क्या है कि असम में खाए जाने वाली चावल की किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं। यानी कि बोरा और चेवा क्या है? एक प्रकार का चावल है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। और ये कहाँ से संबंधित है? तो असम से। अगला है पहनावा। तो औरतें बिहू के दिन पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। तो याद रखना है, पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं औरतें बिहू के दिन। अब क्या है, केले के पत्ते पर खाना परोसा जाता है। जो खाना परोसा जाता है वह किस पे परोसा जाता है? तो केले के पत्ते पर परोसा जाता है। भात और सुक्तो, चावल और रसे वाली सब्जी को भात और सुक्तो कहते हैं। लंगर क्या है? गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाना बनाने को क्या कहा जाता है? लंगर कहते हैं। एक एक गांव का और वर्णन है, मुख्तारपुर गांव। यह कहाँ है? तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। तो मुख्तारपुर गांव कहाँ है? तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। पोचमपल्ली ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ ज़्यादातर परिवार क्या हैं? बुनकर हैं। याद रखना है, पोचमपल्ली में ज़्यादातर परिवार क्या हैं? बुनकर हैं। इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। यानी यह बुनाई जो है वह किस नाम से जानी जाती है? तो वह पोचमपल्ली के नाम से जानी जाती है। कुछ खास इलाके की खास चीज़ें जो हैं फेमस हैं, जैसे कुल्लू की साल हो गई, मधुबनी पेंटिंग हो गई, असम की जो है सिल्क है, और कश्मीर की जो कढ़ाई है। कढ़ाई जो है वह कश्मीर की है, और असम की सिल्क, मधुबनी पेंटिंग और कुल्लू की साल। तो ये भी हमें याद रखना है। अगला चलते हैं, जो नेक्स्ट है मलयालम भाषा में। अभी हमने मलयालम भाषा में इसके पहले भी कुछ शब्द पढ़े, जिसमें अमूमा था और वलियम्मा था। यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ चिटप्पन दिया गया है और कुजम्मा दिया गया है। तो चिटप्पन किसे कहते हैं? पिता का छोटा भाई, यानी पिता के छोटे भाई जिसे हम चाचा कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? चिटप्पन कहा जाता है। और कुजम्मा किसे कहते हैं? तो पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को क्या कहा जाता है? कुजम्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जो है आबू धाबी का कुछ वर्णन है यहाँ पे। तो आबू धाबी जो है, आबू धाबी और आसपास के जो इलाके हैं वे कैसे इलाके हैं? रेगिस्तानी इलाके हैं। याद रखना है, आबू धाबी और आसपास का जो इलाका है वह कैसा है? रेगिस्तानी है। आबू धाबी में केवल खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। तो वहाँ क्वेश्चन पूछता है कि आप एक इलाके में खड़े हैं जहाँ केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं, तो आप किस इलाके में हैं? 4 ऑप्शन दिया होता है, तो आपको सही ऑप्शन पे टिक करना होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आबू धाबी सही होगा। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की जो मुद्रा है वह दिरहम है। आबू धाबी में बहुत गर्मी होती है, इसलिए वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर एवं सिर भी ढक कर रखते हैं, इसलिए वे तेज़ धूप से बच जाते हैं। तो ये विशेषता भी याद रखनी है आबू धाबी जो है, यहाँ की ये विशेषता भी याद रखनी है कि आबू धाबी की जो विशेषता है वह क्या है कि गर्मी अधिक पड़ती है, वहाँ के लोग सूती के ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर एवं सिर क्या है? ढक के रखते हैं, जो उन्हें क्या करता है? तेज धूप से बचाता है। मसालों का बगीचा, तो केरल को कहा जाता है। यहाँ तेज पत्ता, छोटी इलायची और काली मिर्च, ये सभी क्या है? मसाले पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वहीदा प्रिज्म। तो ये क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। ये पहली महिला जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। तो इनसे संबंधित ये सभी पॉइंट भी याद रखने हैं। ये क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और भारतीय सेना में क्या हैं? डॉक्टर हैं, और ये पहली महिला हैं जिन्होंने क्या की है? पूरी परेड की कमान संभाली है। ये निवासी कहाँ की हैं? वहीदा प्रिज्म। तो जो निवासी हैं वह हैं थन्नामणि की। ये थन्नामणि पड़ता कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में। ये भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है कौन? थन्नामणि। यहाँ से कौन संबंधित है? वहीदा प्रिज्म। स्कीटपो पुल ये कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख में। अब लद्दाख में जो है कुछ भाषाएं हैं, जैसे आमाले, माँ को, यानी लद्दाख में माँ को क्या कहा जाता है? आमाले, और पिताजी को आबाले और दादाजी को मेमेले। तो
तो ये सभी कहाँ कहा जाता है, लद्दाख में कहा जाता है। तो इस कक्षा 4 की एनसीईआरटी में इतना ही मेन पॉइंट था। जो भी और पॉइंट बच गए हैं यदि बाद में मुझे मिला तो मैं दूसरे वीडियो में डाल दूंगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जो होगा क्लास 3 की एनसीईआरटी का निचोड़।